हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा, काफ़ी सारे टीचर्स ने वीडियो बना दी है ऑलरेडी कि जो आपका पेपर है यूपी पुलिस का वो जून में एक्सपेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि जून में बच्चों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं और जून तक सफिशिएंट टाइम है, इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए हम जून को ही मान के चलेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो विद इन 6 मंथ लेना था, यानी 6 महीने तक एग्ज़ाम सिर्फ कंडक्ट नहीं करना था, उसका रिजल्ट भी देना है। तो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और अब जो हमें टाइम मिला है क्योंकि तो एग्ज़ाम जो है उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार जो हिंदी पूछी गई थी वो बहुत ही आसान हिंदी थी। अगर उसमें भी आपने गलत करा है तो समझ लीजिए आपने पढ़ाई ही नहीं करी है अच्छे से। ठीक है, तो जो पिछली बार हिंदी आई थी वो तो 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो गए थे, क्योंकि बहुत ही आसान आए थे और हमने पढ़ा बहुत डीप था। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था उनकी बात कर रहे हो। जी हाँ, तो आज से अपनी हिंदी की क्लास जो है वो शुरू करेंगे और पेपर तक हम नहीं रुकेंगे। आप भी मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप डेली हमारी क्लास को देखेंगे। अगर टाइम नहीं मिलता है, बाद में देखनी होती है, जैसे भी देखेंगे लेकिन देखेंगे, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से, ताकि जब हमारा पेपर आए आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम कहीं पे मान लो लड़ाई करने जा रहे हैं, तो हमें अगर मैदान का ही, जिस मैदान में लड़ाई होने वाली है उसके बारे में ही नहीं पता होगा तो हम उस लड़ाई को कैसे जीतेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अगर हमें स्टेडियम का ज्ञान नहीं हुआ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से सिक्स अच्छे से लगेगा, कहाँ से कैच हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सिलेबस। तो सिलेबस मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक साथ आपको पता चल जाए सिलेबस का। मैंने जो सिलेबस है वो कॉपी में लिख लिया है, तो एक एक करके मैं बताती हूँ आता कि क्या क्या आएगा, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है यूपी के लिए। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के लिए स्पेशली, ये जो क्लास है मोर देन इनफ रहेगी आपके लिए, क्योंकि हिंदी में क्योंकि यूपी में बहुत डीप हिंदी पूछी जाती है। अगर आप इस तरीके की तैयारी करेंगे तो किसी भी वनडे एग्जाम में आप हिंदी फुल में से फुल मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बना था, इस बार भी बना था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हिंदी आ जाएगी। हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कितने भाषाओं को वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्या उसमें अंग्रेजी है? क्या हमारी जो भाषाएं हैं उनमें इंग्लिश है, अंग्रेजी है या नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि और हिंदी वर्णमाला। आपको पता है मौलिक ज्ञान के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, हिंदी की जननी कौन है, यानी कहाँ से हिंदी का जन्म हुआ है, उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे पाली, सबसे पहले तो संस्कृत पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद हिंदी का जन्म हुआ है। तो ये कुछ मौलिक चीज़ें आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हिंदी वर्णमाला। ये वाला जो चैप्टर है हिंदी वर्णमाला का, ये तो बेस है एक तरीके से, यानी नींव है आपके हिंदी की। जितना अच्छा आप वर्णमाला कर लेंगे, अगर आपने वर्णमाला अच्छे से कर ली इट मीन्स आपने संधि अच्छे से कर ली, क्योंकि संधि और वर्णमाला इंटरलिंक है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप वर्णमाला अच्छे से कर लेते हो, आप संधि कर लेते हो अच्छे से, और संधि और वर्णमाला जो है इनको ही मिला के 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 6 दूनी 12 नंबर का ये अकेला ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये तो हर एग्जाम में आपको मिलती ही है, और 2 से 3 आपको ये देखने को मिलेंगे, इस बार भी पूछे गए थे। अगला है विलोम शब्द, फिर है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जरूर पूछा जाता है, इस बार भी पूछे गए हैं, 2-2 पूछे गए हैं, हर किसी शिफ्ट में 2-2 पूछे गए हैं। ठीक है, अनेकार्थी का मतलब होता है कि जो एक शब्द होता है उसके कई सारे अर्थ होते हैं, तो उसके बारे में पूछते हैं इनमें से इसका और कोई अर्थ क्या हो सकता है। ठीक
ठीक है, यानी कि हम इसको पर्यायवाची की तरह पर्यायवाची ही बोलेंगे, ठीक है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द यहाँ से भी पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है, और अब तो हर किसी पेपर में जहाँ पे भी हिंदी आती है पूछा जा रहा है। और यूपी में आपको भी पता है, इस बार जिस बच्चे ने भी पेपर दिया होगा सबने देखा होगा यहाँ से प्रश्न बना था, ठीक है। चारों शिफ्ट में बना था, 4 शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, चारों शिफ्ट में यहाँ से 2-2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अगला है तत्सम और तद्भव, यहाँ से भी प्रश्न आता है, आया था और आएगा भी आगे, ठीक है। तत्सम और तद्भव, कभी आपसे पूछ लिया जाता है तत्सम शब्द देकर कि इसका तद्भव रूप बताइए। कभी इस बार जो पूछा गया चारों शिफ्ट में उस ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा जोड़ा तत्सम का है, कौन सा जोड़ा तद्भव का है, या फिर इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। इसी तरीके से आने वाली परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसकी कुछ ट्रिक होती है, जैसे कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके सिर्फ 11 मिनट की वीडियो वो देख सकते हैं। जैसे कि जो ये वाला श होता है, यहीं पे दिखाती हूँ, जो ये वाला श होता है ये होता है तत्सम में, ठीक है, तत्सम में। लेकिन जब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो ये ख बन जाता है, जैसे कि क्षेत्र, क्षेत्र को क्या बोलेंगे, खेत बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि शीर, इसको जब हम इसका तत्भव बना देते हैं तो ये हो जाता है खीर, समझे। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत इजीली पेपर में आए हुए प्रश्न जो है वो बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें पता होंगी कि ये चीज़ तो अच्छा ये तो तत्सम में होती है, यानी ये वाला शब्द तो तत्सम में होता है, यानी इससे जो भी शब्द है, जो भी शब्द हैं वो सब तत्सम के होंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत अच्छी तरीके से हम करेंगे। इससे अगला है पर्यायवाची शब्द, आपको पता चल गया अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या फर्क होता है। अनेकार्थी और जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, कुछ कुछ एक जैसे होते हैं, लेकिन अनेकार्थी में क्या है, एक ही वर्ड, एक ही शब्द का बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है, मिनी सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है। एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी पूछा गया है और पूछा जाता है। अगला है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, देखो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है। अशुद्ध वाक्य क्या होता है, जब आपने पूरी व्याकरण पढ़ लिया, आपने संज्ञा पढ़ लिया, आपने अव्यय पढ़ लिया, आपने विशेषण पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया, क्रिया विशेषण पढ़ लिया, तो यहीं से ही आपसे फिर ये अशुद्धियाँ पूछी जाती है आपसे। मान लो राम खाना खाती है, ऐसे कर दिया जाएगा, खाती है तो राम तो लड़का है तो लिंग संबंधी हो गई, तो लड़का है तो वहाँ पे खाता है आना चाहिए। तो ऐसे करके आप जब एक बार पूरी व्याकरण कर लेंगे ना हम लोग, उसके बाद ये अशुद्ध वाक्य लगाएंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अशुद्ध वाक्य आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, जब आपको सर्वनाम पता होगा, जब आपको संज्ञा पता होगा, क्रिया पता होगा। इससे अगला है रस, छंद और अलंकार। तीनों टॉपिक एक साथ तिगड़ी, और तीनों टॉपिक जो है अपने आप में बहुत मजबूत हैं। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 6 दूनी 12 नंबर ये अकेले चैप्टर दे जाते हैं, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उसके बाद है अपठित गद्यांश, ठीक है, इस बार भी प्रश्न आए थे, और गद्यांश आपने देखा होगा 17 की फर्स्ट का और 17 की सेकंड का, मतलब इतना कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजिंग इन द सेंस था तो बहुत इजी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था सेकंड वाला आंसर भी ठीक है, थर्ड वाला आंसर भी ठीक है। इवन हम टीचर्स भी कंफ्यूज थे कि क्योंकि दोनों ही चीज़ें उसमें आई हुई थी कि पता नहीं बोर्ड कौन सा आंसर मानेगा। तो इसी तरीके से हम थोड़ा गद्यांश की भी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रसिद्ध कवि, यहाँ से पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम है और यूपी में जो है साहित्य ने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है, तो साहित्य को भी हम साइड बाय साइड करते रहेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अगला है लिंग, काल, क्रिया, वचन और कारक, ठीक है। तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, इन सबको हम पढ़ेंगे। उसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं। वाच्य, वाच्य भी पेपर में आया था, आता है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, वो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अगला है अव्यय। अव्यय, अव्यय यानी जिसका कोई व्यय ना हो, यानी जिसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है, अव्यय है वो बिल्कुल बेकार है। उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग जो हम पहले लगाते हैं, प्रत्यय जो हम बाद में लगाते हैं, वो भी पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपसे पूछने जाता है इनमें से कौन सा जो है हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी का उपसर्ग नहीं है। तो हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। एक एक छोटे छोटे टॉपिक हैं ये एक एक क्लास के। अगला है समास। समास जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कई सारे लोगों ने जो पहले पढ़ा होता है ना, वो सोचते हैं हमें तो समास आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे नए वाले क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं, जो आजकल ट्रेंड में है, तो आप देखोगे कि आपने बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको मिसिंग करा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 72, 72 में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, 72 तो एक संख्या है, तो इसमें तो कौन सा समास होना चाहिए, तो इसमें तो द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। इसमें जो है द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि कौन सा समास होता है इसमें, इसमें होता है द्वंद्व समास। ठीक है, अब आप बोलेंगे द्वंद्व समास कैसे होता है, तो अगर आप ये तभी बोलेंगे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाती हूँ जब कभी भी जो जोड़े होते हैं जैसे 10, 20, 30, ये जो गिनती होती है ये होती है द्विगु समास, क्योंकि द्विगु में गिनती देखते हैं। लेकिन जब इनके बीच की कोई गिनती होती है, जैसे 10 के बीच की 11, 12, 13, 14, 15, जब ये वाली गिनती आती है ना, तो हमेशा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो 11 होता है, जो 11 होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकादश। हिंदी में तो भाई एकादश ही तो बोलेंगे, एकादश। तो देखो ये द्वंद्व इसलिए होता है क्योंकि इनमें दो है, 1 प्लस 10, यानी 10 में अगर 1 को जोड़ देंगे तभी तो 11 बनेगा। तो इसमें दो संख्या है, और दो जो युग्म होते हैं, दो जो पेयर होते हैं, वो तो किसमें होते हैं, वो होते हैं द्विगु समास में। तो इसीलिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होगा टॉपिक, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने मिस कर दी होगी, क्योंकि पहले पेपर में वो नहीं पूछी जाती थी। लेकिन अब पेपर में जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल दिया गया है पूछने का, थोड़ा और डेप्थ में चाहते हैं कि हम लोग पढ़े और हम बहुत ही अच्छी तरीके से डेप्थ में इसको कवर करेंगे। अगला चैप्टर है संधि, और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लेलिस्ट में संधि मैंने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट से जाके आप देख लेंगे। संधि की वीडियो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। वो नहीं देखनी तो मैं यहाँ पे फिर से कराऊंगी दोबारा से। अगला है लेखक और प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, और सबसे एंड का टॉपिक है हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि। देखिए पुरस्कार जो है ना, इस बार हिंदी में नहीं पूछे गए। इस बार जो उन्होंने पेपर, तो क्यों नहीं पूछे गए, इसका भी एक रीज़न था। 1 महीना उन्होंने पेपर के लिए दिया था, उनको भी पता था 1 महीने में बच्चे हिंदी नॉर्मल वाली हिंदी करेंगे, कवि याद करेंगे, कविताएं याद करेंगे, या फिर पुरस्कार याद करेंगे। इतने सारे तो पुरस्कार है, व्यास पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार है, कितने सारे पुरस्कार हैं भाई। वही बच्चे हैं, बच्चे ही तो हैं, कई आइंस्टाइन थोड़ा ना बैठे हुए हैं सारे। तो इसीलिए इस बार पुरस्कार आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अब टाइम मिल चुका है और यूपी में एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जहाँ पे आपसे पुरस्कार ना पूछा जाए। अब की बार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था उन लोगों ने, और वो उन लोगों ने भी बहुत जल्दी जल्दी में हबड़ा तबड़ी में क्वेश्चन डाले थे। उनको भी नहीं पता था कि भैया यहाँ से ऐसे ले लें, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ था, बिल्कुल बहुत ही जल्दी काम, और जल्दी काम शैतान का होता है, इसलिए पेपर लीक हो गया। हिंदी भाषा में पुरस्कार भी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि इस बार पक्का आएंगे, क्योंकि इस बार टाइम मिला है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सिलेबस समझ आ गया होगा कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, और कितना पढ़ना है। ये भी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कितना पढ़ना है। अब एक हिंदी की बुक आपको एक इतनी पतली भी दिखती है, इतनी मोटी भी दिखती है, इतनी मोटी भी दिखती है, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से आपको कितना पढ़ना है ये आपको प्रीवियस ईयर देख के ही पता चलेगा। आप वो काम मुझ पे छोड़ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी कॉपी पेन लेके आना है, और यहाँ पे जो है वो अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ उस पर। इवन क्योंकि हमारा वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं इस पर लिखने का भी जो टाइम है वो भी बचाती हूँ खुद लिख के, और बाद में आप तक मतलब लिखा हुआ ही आप तक पहुँचा देती हूँ, ताकि मैं अगर लिखूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप जो भी आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट
किसी टॉपिक को दे रहे हो तो आप इतने अच्छी तरीके से दो उस टॉपिक को कि वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ से ना छूटे। और हमारा जो टारगेट है, हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है 38 में से 35 करने हैं, 38 में से 30 करने हैं। हमारा टारगेट है हमें 38 में से 38 क्वेश्चन करने हैं। बहुत आसान है हिंदी और हम करके रहेंगे। हम हिंदी, अब हमें हिंदी और रीजनिंग दो मिलके ही हमें सिलेक्शन दिला देंगी, तीसरे की तो हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज ही ये स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया हो, स्क्रीनशॉट वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ मैं। स्क्रीनशॉट तो हमारे फ़ोन में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आपको अभी देखो, मेरे तो ये किसी काम का भी नहीं था, मैं तो यहाँ से भी पढ़ सकती थी, फिर भी मैंने लिखा है ना। तो आप भी ये आदत डाल लीजिए। तो अभी आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो एक जहाँ पे भी आप अपनी हिंदी की जो भी आपकी कॉपी होगी, कुछ भी फ्रंट पेज पे सिलेबस को लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले आपने कौन कौन सा टॉपिक कर लिया है, कौन कौन सा टॉपिक आपका छूटा हुआ है। ठीक है, अभी लिखेंगे, ये आपका अभी का काम है। और हम कल से जो है अपनी क्लास पहला चैप्टर हिंदी और अन्य भाषाएं हम शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब सारे लोगों तक पहुंचा देना इस वीडियो को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी। बाकी हम कल से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने प्रश्न पूछा था संविधान में कितनी भाषाएं हैं, उसका उत्तर भी आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, सर्च करिएगा उसके बारे में। आज की क्लास को यहीं पे ही समाप्त करते हैं।